Warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका हार्दिक स्वागत है. I know that after for a long time I'm making this video for you, and but I'm going to make this video. It's very important thing, महत्वपूर्ण person, and because this chapter is very important, very tough chapter. And someone asked me that sir you should make this video on this chapter because it's very tough. So I hope that कि मैंने आपके लिए बनाया है और आपको आशा है कि आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी. तो दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण पर्सन. सो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और आवर एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, इफ यू रीड द बुक देन यू कैन रीड, बट आई हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. अगर आप इसको भी अगर पढ़ लोगे ना तो भी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे. तो ये मैंने आपके यहाँ की पॉइंट लिखे हुए हैं, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर आप पूरी इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बना दो, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा. तो देखते हैं कि दोस्तों एक वर्ड है यूरोप में राष्ट्रीय वर्ग. ये आपके बुक में हिस्ट्री में 10 क्लास बेसिकली 10 क्लास ही है. और देखते हैं कि 10 क्लास में दो चैप्टर हैं, एक तो नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया. मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत राष्ट्रवाद. तो दोस्तों देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री दोस्तों यही है कि जब हम डिफरेंस करना सीख जाएंगे कि अदर कंट्रीज और हमारी कंट्रीज में क्या डिफरेंस था. जो पहले रेवोल्यूशन चलाया गया, अब जो यूरोप में रेवोल्यूशन चलाया गया, और जो इंडिया में महात्मा गांधी का जो मूवमेंट चलाया गया है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर है. अगर वो आपको देखना आ गया तो यू विल बी परफेक्ट इन हिस्ट्री. आप हिस्ट्री में जरूर परफेक्ट हो जाओगे. तो देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद. तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब देखते हैं क्या होता है. राष्ट्रवाद का मतलब एक इजी वर्ड है, जैसे कि राष्ट्र देश के प्रति प्रेम आपका राष्ट्रवाद कहलाता है. सो हम देखते हैं कि आपको याद होगा कि 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी. आपने पढ़ा होगा, आई होप कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में. तो देखते हैं कि 1789 में जब फ्रांस में आपको याद होगा कि लुईस 16, ठीक है, सो लुईस 16 के बारे में आपको याद होगा. तो देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना है यूरोप में, फ्रांस में सबसे पहले उठी, और लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने अधिकार यानी फ्रांस में अपने अधिकार को लेकर लोग जागरूक हो गए. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रांस में लोग जागरूक हुए, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस था राष्ट्रवाद का वो अदर कंट्रीज की ओर बढ़ा, और कहीं ना कहीं वहां पर भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को पनपाया गया. मतलब वहां पे भी कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन हुए, कहीं ना कहीं क्रांति हुई अपने राष्ट्रवाद को लेकर. क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप में निरंकुश शासक का राज था उस समय. और देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इटली है, जर्मनी है, और प्रसा है, हॉलैंड है, नीदरलैंड है. तो देखते हैं कि इन सभी तमाम कंट्रीज में क्या थे, निरंकुश शासक थे. लेकिन जब आपका नेपोलियन आया तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि तो ये राष्ट्रवाद का प्रोसेस तो आपका 1789 की जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर ये आ गया था. लेकिन जब नेपोलियन आया 1804 में अब आया, तो इसने क्या किया, काफी सुधार करना स्टार्ट कर दिए, महिलाओं को राइट देना स्टार्ट कर दिए, उदारवादी नीति को बढ़ावा दिया, और समानता व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया. तो ये तमाम उसने रिफॉर्म किए, तमाम उसने सुधार किए, जिसके कारण जो अदर कंट्रीज के जो लोग थे, फॉर एग्जांपल प्रसा, जर्मनी, इटली और हॉलैंड टाइप की जो कंट्री थी, तो वो आपके नेपोलियन से ज्यादा खफा होने लगे, और उनको ये लगा कहीं ना कहीं नेपोलियन जो काम कर रहा है लोगों के लिए, ये हमारे फ्यूचर के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. अगर ये नेपोलियन ऐसे ही सुधार करता रहा तो कहीं ना कहीं हम अपनी निरंकुश शासक की गद्दी से हाथ धो बैठेंगे. तो इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि वाटरलू में एक जगह है वाटरलू, वहां पर 1815 में सम्मेलन हुआ, ठीक है. तो वहां पर क्या हुआ कि वेना संधि हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि वेना संधि मतलब क्या थी दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा. अभी देखते हैं इनके बारे में. तो देखते हैं कि नेपोलियन ने जब सुधार करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पर जितनी भी कंट्रीज थे वो उससे नाखुश थे, और ये कहने लगे कि अगर ये नेपोलियन जो है ऐसे सुधार करता रहा तो कहीं ना कहीं हम अपने पद से हाथ धो बैठेंगे. तो इसी कारण क्या हुआ कि वाटरलू में क्या हुआ कि सभी प्रसा, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली ने क्या किया, एक गुट बनाया, और जिससे क्या हुआ कि नेपोलियन को वहां पर मार दिया. तो उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है 1815 में एक वेना संधि. दोस्तों पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा उसका रिव्यू दे देता हूँ है क्या ये. दोस्तों वेना संधि में क्या हुआ कि जो भी नेपोलियन ने सुधार किए थे
फ्रांस में या यूरोप कंट्रीज में उन सबको समाप्त कर दिया गया और दोबारा से निरंकुश शासक को मतलब निरंकुश शासक की भावनाओं को दोबारा उत्पन्न कर दिया गया और दोबारा उस भावनाओं को दोबारा उस कंट्री में दोबारा ला दिया गया। तो देखते हैं तमाम जो उसने रिफॉर्म किए थे किसने, नेपोलियन ने। तो वेरा संधि के अकॉर्डिंग वो सारे जो रिफॉर्म किए गए थे नेपोलियन के द्वारा उन सबको समाप्त कर कर पर्सा, नीदरलैंड और फ्रांस क्या था, फ्रांस को नीदरलैंड के अधीन कर दिया गया और तमाम जो रूस नीदरलैंड, पर्सा, जर्मनी, इटली, तो उन पर क्या हुआ कि उन्होंने अपने निरंकुशवाद को दोबारा वहां पर स्थापित कर दिया और नेपोलियन की वाटरलू में हत्या कर दी। दोस्तों देखते हैं तमाम ये यूरोप में राष्ट्रवाद, आप ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी रेलिवेंट है पॉइंट्स ऑफ एग्जाम। इफ यू रीड वेरी केयरफुली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देन यू मे गेट एवरीथिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैंने आपको थोड़ा रिव्यू दे दिया है कि ये है क्या। सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेपोलियन संहिता की किन्हीं 3 विशेषताएं। दोस्तों ये हमेशा ये क्वेश्चन आया है आपके 2012 में भी आया है, 13 में भी आया है, 17 में भी आया है। दोस्तों ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है और मैंने काफी 10 ईयर में छान कर या आपके लेके आया कि नेपोलियन संहिता की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये की पॉइंट है। अगर आप मेरे चाहते हैं कि सारी पूरी वीडियो बनाए इसके ऊपर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल सी यू कमेंट देन मेक इट वीडियो। देखिए नेपोलियन संहिता की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 1804 की नेपोलियन नागरिक संहिता के जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। आपको पता होना चाहिए जैसे कि क्या हुआ कि नेपोलियन ने क्या किया कि जितने भी पहले वंश के आधार पर या जन्म के आधार पर जो राजा के बेटे राजा बनते थे, अब उस प्रक्रिया को नेपोलियन ने खत्म कर दिया है। और वहां पर क्या किया उसने कि 1804 की नेपोलियन क्रांति संहिता में जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका नेपोलियन बराबरी समानता तो नहीं थी, लेकिन जितने भी पादरी वर्ग, जितने भी नोबिलिटी, जितने भी अभिजात वर्ग थे उनको थोड़े बहुत राइट थे, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों को राइट नहीं मिले हुए थे। अगर मैं आपको समझाऊं कि 9th क्लास से, जैसे कि पहले क्या था, निकोलस था, सॉरी लुईस 16 था। तो लुईस 16 जो टैक्स लेते थे वो सबसे निम्न वर्ग है कितने वर्ग से लेते थे और प्रथम और द्वितीय वर्ग से वो टैक्स वगैरह नहीं लेते थे, जिसके कारण क्या हुआ, आपका जैकोबिन क्लब बनाया गया। तो जैकोबिन क्लब इसलिए आया दोस्तों क्योंकि निम्न वर्गों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाए और उन पर भी सब जैसे सभी को, जैसे कि उन पर जो टैक्स ले रहे हैं तो तीनों श्रेणियों को टैक्स देना अनिवार्य किया जाए ताकि कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार मिले। देखते हैं कानून ने नेपोलियन ने समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को भूदास्व और जागीरदारी मुल्कों में मुक्ति दिलाई। दोस्तों अब एक वर्ड आया है कि फ्यूडलिज्म, समानती व्यवस्था, फ्यूडलिज्म सिस्टम क्या है। तो देखते हैं कि हम फ्यूडलिज्म सिस्टम, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर यहाँ पर किंग है, आपके सरदार हैं, निम्न वर्ग फॉर एग्जांपल आपके फार्मर्स हैं या पीसेंट हैं। तो ये सारी जो पिरामिड है उसे हम बोलते हैं समानती व्यवस्था। क्योंकि क्या थे कि जो किंग था, किंग के नीचे सरदार था, सरदार के नीचे फार्मर्स थे, फार्मर के नीचे पीसेंट थे। तो ये व्यवस्था कई सालों से चलती आ रही थी और इसी व्यवस्था को क्या किया कि नेपोलियन ने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को भूदास्व और जागीरदारी शुल्कों में मुक्ति दिलाई। और देखते हैं कि जो नेपोलियन ने क्या किया कि जो भूमि के जो जमींदारों ने जो लोगों को भूदास बना रखा है उनको मुक्ति दिलाई और जागीरदारों के शुल्कों से उनको मुक्त कराया। यूरोप में क्या था कि यूरोप में ये था कि भाई आप मान लो कि अगर कोई किंग है तो उसका लैंड होगा, ठीक है, उसका लैंड होगा तो वहां पर किसान काम करेंगे, ठीक है। जब फार्मर्स वहां पर काम करेंगे तो जब तक काम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मौसम अच्छा रहा तो टैक्स देने में समर्थ होंगे, लेकिन जब मौसम अच्छा नहीं रहा, पानी नहीं आया तो एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता था। लेकिन वहां के लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर मौसम अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको हमें इसका 10वां भाग तो देना होगा,
ठीक है। तो यही सारी भावना यूरोप में पनपी थी और जिसके कारण नेपोलियन ने यहाँ पर काफी रिफॉर्म किए, सुधार किए और जिसके कारण बोल सकते हैं कि नेपोलियन की मृत्यु भी हो गई है, मृत्यु भी लोगों ने कर दी। फॉर एग्जाम्पल जेलस के लिए, है ना। तो देखते हैं कि डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल कर दिया। अब यहाँ पे क्या थे कि डच गणतंत्र और स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में क्या थे कि देखते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रशासनिक विभाजन तो नहीं था। यहाँ पे क्या था कि एक जगह किंग रूल था, वहां पर जो अभी अगर अमीर वर्ग होंगे तो उन्हीं की बात सुनी जाती थी, निम्न वर्ग की बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि नेपोलियन ने क्या किया कि सभी के इन डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी के बीच क्या हुआ कि एक प्रशासनिक विभाजन की प्रक्रिया को उसने सरल कर दिया ताकि सभी को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार मिले। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों को हटा दिया गया। जो पहले श्रेणी आपको आप मुझे बताना कि इसका मतलब क्या होता है, श्रेणी का मतलब क्या होता है। लेकिन शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों को हटा दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया है, 17 में भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। अब दोस्तों ड्यूक मेटरनिक कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा मैंने, ऑस्ट्रिया का है कि जो कि यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। अच्छा, आपको अगर याद होगा कि जो लुईस हिस्टिंग की वाइफ थी वो किस देश से संबंधित थी, तो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन कमेंट कर जरूर बताएंगे कि नेपोलियन की जो लुईस हिस्टिंग की वाइफ था उसका नाम क्या था, वो किस देश की रहने वाली थी। ठीक है। तो देखते हैं कि 1815 में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने क्या किया कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने करी, ड्यूक मेटरनिक ने। और एक कुछ नहीं आता है कि ड्यूक मेटरनिक ने ये कहा कि जब फ्रांस जीतता है ना तो पूरी कंट्री को, जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं उनको जुकाम हो जाता है। ये बात किसने कही, तो ये बात आपके मेटरनिक कही। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वॉच दिस वीडियो एंड you must like, share and subscribe this video. Thank you so much for watching this video and I hope that कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चैप्टर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए सारे चैप्टर बनाऊंगा। सो बट डू नॉट फॉरगेट हिट द बेल आइकन ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से अच्छा कर सके और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कमिंग. So upcoming the video, so it would be next chapter.